Welcome students in the next video of the chapter The Lost Spring. In the previous video we had studied the life of Sahib Alam, how he got stuck in that poverty and how they were living in the slum area near Simapuri and the interaction of the author with Sahib Alam and uh, how she thinks about the life of these rag pickers and how they survive and how they are living their lives. So this was all the subject matter of our first part of the video, and now we are moving ahead in our second part of the same chapter. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि साहिब आलम टेनिस का खेल देख रहा था, फैंस के बाहर खड़ा हुआ। तो राइटर उससे उसके बारे में पूछती है, तो वो जवाब देता है कि हाँ मुझे ये गेम पसंद है, और वो वहाँ देख करके उसको खुश होता है। आगे वो कहता है कि आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। वो कहता है कि जब आसपास कोई नहीं होता कि मैं अंदर चला जाता हूँ और वहाँ का जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे, लेकिन वो बड़े अजीब लग रहे थे। उसके जो रंग जिनका उड़ चुका था, उसके शॉर्ट्स और शर्ट जो रंग उड़े हुए थे उनके ऊपर वो बड़ा अजीब लग रहा था। समवन गिव देम टू मी, ये मुझे किसी ने दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन करने के मैनर में वो बताता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर them because of a them because of a hole in one of them does not bother him। उसने कहा कि ये किसी अमीर बच्चे के शूज़ थे जो कि फेंक दिए गए थे, क्योंकि उसमें एक छेद हो गया था, तो उसने पहनने से मना कर दिए और ये उसको दे दिए गए थे, और उसने खुशी खुशी उनको पहन लिया, और इसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके अंदर शूज़ हैं। इन दीज पर्टिकुलर लाइन्स हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं, गरीब बच्चों को कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ ये एक टेंडेंसी के अमीर जो बच्चे होते हैं या अमीर जो लोग होते हैं, वो जब कोई चीज़ें उनको पसंद नहीं आती है तो वो उसको फेंक देते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें हैं जिनको फेंक दिया जाता है, वो जो इस तरह के गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए वो कितने मायने रखते हैं, यू कैन सी एंड यू कैन फील बाय द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेक्स्ट। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole in a dream come true, but the game he is watching so intently is out of his reach। राइटर कहती है कि हालांकि जूते पहनने का उसका सपना पूरा हो चुका था, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नंगे पैर ही चलता था, तो जूते मिल जाना उसके लिए एक तरह के सपने का सच हो जाना था। लेकिन वो जिस गेम को देख रहा था वो उसकी पहुंच के बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हीज हैंड इन अ स्टील कैनिस्टर। अब वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस। हाथ की तरफ से इशारा करते हुए वो कहता है कि अब मैं एक टी स्टॉल में काम करता हूँ जो वहाँ रोड से नीचे है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे खाना मिलता है, 800 रुपये मिलते हैं। डज ही लाइक द जॉब, मैंने उससे पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसके चेहरे का जो एक केयर फ्री लुक था वो जा चुका था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, ऐसा लगता था जैसे उसके हाथ में जो वो स्टील कैनिस्टर लिए हुए था वो ज़्यादा भारी लगता था उस बोरे के मुकाबले, रैग पिकिंग के बोरे के मुकाबले जो वो अपने कंधे पर डाल करके कैरी करता था। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये कैनिस्टर उस व्यक्ति से बिलोंग करता था जो उस टी शॉप का मालिक था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना अपना जो मालिक था वो खुद नहीं रहा था। देखिए बेसिकली क्वेश्चन जो है सॉवरेनिटी का जो क्वेश्चन है, फ्रीडम का जो क्वेश्चन है, वो हम चैप्टर के बाद में देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत बार इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डिड ही बिकेम ऑफ हिज मास्टर ऑफ हिज ओन एंड हाउ डिड ही बिकेम द
स्लेव ऑफ द अदर्स विशेस। तो ये जो पर्टिकुलर जो लास्ट लाइन है, लास्ट चीज़ है, इस पैराग्राफ को आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको पढ़ लेना है, समझ लेना है कि यहाँ पर राइटर ने दो चीज़ों को कंपेयर किया है कि जो साहिब आलम है उसकी अपनी फ्रीडम, और दूसरा जो दूसरे की इच्छा के अकॉर्डिंग काम करना है, उसके एक कह सकते हैं कि नौकर बन के काम करना, एक मालिक बन के रहना। तो इन दो चीज़ों को आपस में कंट्रास्ट किया गया है, एंड वी विल डिस्कस दिस थिंग in the last of the chapter when we were dealing with the question and answer. I want to drive a car. अब यहाँ से सेकंड जो स्टोरी है वो हमारी शुरू होती है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये एक एक्सेप्ट है जो कि राइटर की किताब जो उन्होंने लिखी है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोलन स्टोरीज फ्रॉम द चाइल्डहुड, वहाँ से इसको लिया गया है। इसके अंदर दो चीज़ें, दो स्टोरी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। पहली स्टोरी एक घोड़ा बीनने वाले लड़के की जिसका नाम साहिब आलम है, और दूसरी स्टोरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक मैकेनिक की कहानी है, जो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो कि काम करता है लेकिन जो अपना खुद का काम जोड़ना चाहता है, जो अपना ट्रेडिशनल काम छोड़ करके लीक से हट करके कुछ करना चाहता है। ये स्टोरी उस व्यक्ति के बारे में है। उसका पूरा जो परिवार है वो फ़िरोज़ाबाद में रहता है, और आपको सबको पता होगा कि फ़िरोज़ाबाद चूड़ियाँ बनाने के लिए मशहूर है। तो उसकी जो जनरेशन्स हैं वो लगातार उसी जो काम है, वो जो इंडस्ट्री है बैंगल मेकिंग की, वो उसी के अंदर इंक्लूड हो जा रही हैं। यानी कि उसके दादा परदादा, उसके पिता, सभी लोग इसी बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हुए अपनी ज़िंदगी उन्होंने बिताई है। लेकिन ये जो लड़का है जिसकी इस बात हम स्टोरी के अंदर करेंगे, जिसका नाम मुकेश है, ये कुछ अलग करना चाहता है। वो उस बैंगल इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो मुकेश चाहता है कि वो अपना खुद का काम जोड़े, वो एक मैकेनिक बनना चाहता है। सो कम टू द स्टोरी। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता है। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मैं तो मोटर मैकेनिक बनूंगा, उसने इस बात की घोषणा की। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? कार के बारे में कुछ पता है तुम्हें? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, उसने जवाब दिया, मैं सीख लूँगा कार चलाना। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज़, सीधा उसने मेरी आंखों में देख करके कहा। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town फिरोज़ाबाद। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर पैराग्राफ है, इसमें से ये जो मैं हाईलाइट किए दे रहा हूँ, आपको इसको बहुत ध्यान से स्टडी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत बार इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए आ जाता है कि उसके जो ड्रीम्स थे वो झूल रहे थे एक मिराज की तरह। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मिराज? मिराज एक पर्टिकुलर स्टेट होती है रेगिस्तान के अंदर। जब कोई व्यक्ति रेगिस्तान में चल रहा होता है तो दूर से जो चमकती हुई रेत है वो एक उसको दिखता है कि जैसे कि पानी का झरना है या पानी का स्रोत है, तो वो उसकी तरफ चल पड़ता है, जबकि वास्तव में वो पानी नहीं होता। वो रिफ्लेक्शन जो होता है रेत का वो इस तरीके से टिमटिमाता है जैसे कि वो स्रोत के अंदर जगमगाता हुआ पानी हो। तो दिस पर्टिकुलर हेलुसिनेशन, दिस पर्टिकुलर फॉलेसी इज़ नॉन एज द मिराज। और आप हिंदी में इसके लिए एक मीनिंग होता है जिसका जो मतलब होता है, जिसका होता है मृग मरीचिका। तो कहते हैं कि उसके जो ड्रीम्स थे वो एक मृग मरीचिका, एक मिराज की तरह थे। अमंग अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल इज टाउन फिरोज़ाबाद। उस धूल के बीच में, यानी कि धूल जो यहाँ दिखाया गया है, जो स्ट्रीट्स हैं फिरोज़ाबाद की जो इस धूल से भरी हुई है, तो उसको एक रेगिस्तान के साथ में कंपेयर किया गया है कि ऐसे धूल भरे रास्तों में जहाँ पर इतनी पॉवर्टी है, तो अपना खुद का मास्टर बनना, अपना खुद का अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, एक लीक से हटकर काम करना एक मिराज की तरह था, एक मृग मरीचिका की तरह था, जिसका भी दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। फिरोज़ाबाद जो कि अपनी बैंगल्स के लिए फेमस है। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families
have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land it seems. वो कहते हैं कि यहाँ जो इंडस्ट्री है वो पूरे देश में मशहूर है चूड़ियाँ बनाने के लिए, और यहाँ लोगों की जो जनरेशन्स हैं, लोगों की जो यहाँ पर पीढ़ियाँ हैं, वो पीढ़ियाँ इस ग्लास मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में लगी हुई हैं, जो यहाँ की भट्टियों में लगातार चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम, उसका परिवार भी उन परिवारों में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures and dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब वो कहता है कि शायद उसको नहीं पता है कि सरकार के कानून के मुताबिक बच्चों से इस तरह के कारखानों में काम कराना इल्लीगल है, क्योंकि ऐसे जो कारखाने हैं जो उनके अंदर बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है, अंधेरा रहता है, और जहाँ प्रकाश भी बस नाम मात्र का रहता है। तो राइटर कहती है कि अगर कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मुकेश जैसे 20,000 बच्चों को ऐसे माहौल से निकाला जा सकता है जो कि अपना जो टाइम है, वो अपने जो घंटे हैं, अपने जो दिनों के जो घंटे हैं, वो यहाँ पर मजदूरी करते हुए बिताते हैं, और अधिकतर क्या होता है कि अपनी आँखों की जो ब्राइटनेस है वो यहाँ से वो खो देते हैं। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर एक चीज़ हम देखेंगे, या एक चीज़ हम यहाँ समझ चुके हैं। द राइटर यूज द वर्ड इफ़ इनफोर्स्ड, मैं इसको हाईलाइट किए देता हूँ, यहाँ से आप इसको समझ जाएंगे। इफ़ इनफोर्स्ड, ये तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इससे पहले एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया है कि दैट द लॉ इफ़ इनफोर्स्ड, यानी कि राइटर कहते हैं कि अगर कानून को लागू कर दिया जाए, माने कानून तो है लेकिन उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, तो यहाँ गवर्नमेंट के पार्ट से जो केयरलेसनेस है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक जो एब्सेंस है, कानून की जो एब्सेंस है, कानून बना हुआ है लेकिन कानून इन्फोर्स नहीं किया गया है, तो उस इन्फोर्समेंट ना होने की वजह से, उस इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से ऐसे जो बच्चे हैं वो लगातार अपना जो बचपन है, अपनी जो एक फिज़िकल हेल्थ है, उसको मजबूरी में आकर के ऐसी ऐसी जगहों पर काम करके वो लगातार उसको खो रहे हैं। तो इन लाइंस में द राइटर सजेस्ट दैट वी नीड टू स्ट्रांगली implement that laws which will prevent these children from losing their lives, physical lives in such kind of places। यानी कि कहीं ना कहीं कानून की एक कमी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर कानून ढंग से लागू हो जाए तो ये सब चीज़ें बंद हो सकती हैं। मुकेश आईज बीम एज ही volunteers to take me home which he proudly says is being rebuilt. We walk down the stinking lanes choked with garbage, past homes that refrain, howls with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primal state। अब वो मुझे अपने घर को दिखाने के लिए ले जाता है, और उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखें बड़े जोश के साथ चमक जाती हैं, और बड़े प्राउड तरीके से कहता है कि हमने अपने घर को दोबारा बनाया है। अब यदि आप कभी अपने आसपास के स्लम एरिया में गए हैं तो वहाँ का आपने बहुत एक बैड कंडीशंस देखी होगी। टूटी फूटी दीवारें हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, और वहीं ड्रेनेज निकल रहा है, वहीं मक्खियाँ मंडरा रही हैं, लोग वहीं रह रहे हैं, जानवर अगर किसी ने पाल रखे हैं तो वो भी वहीं रह रहे हैं। तो वो कहता है कि बदबूदार, बिल्कुल जिसको आप कहते हैं। तो राइटर लिखती है कि इस तरह की जो माहौल है, जो सारे लोग को एग्जिस्ट कर रहे हैं एक साथ, गंदगी और जो एक पॉवर्टी है, सभी लोग सभी चीज़ें एक जगह एग्जिस्ट कर रही हैं। तो राइटर इसके बारे में लिखती हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि ये अपने आदि मानवीय अवस्था में आ गए हो। प्राइमेवल स्टेट का मतलब होता है इन अ वेरी ओल्ड स्टेट, यानी कि जैसे शुरुआत में जब आदि मानव वाली जो स्थिति थी कि वो एक हंटर टाइप रहते थे, तो प्राइमल स्टेट उसको रेफर करता है।
He stops at the door of one of such houses, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. घर के अंदर जाता है, देखता है कि जो दरवाज़ा है, आयरन का दरवाज़ा लगा हुआ है, बहुत लचर पचर सा दरवाज़ा है, जिसको अपने पैर से वो खोल करके पुश करता है। और जो पूरा जो घर है वो एक हाफ सैक से बना हुआ है, घास फूस से बना हुआ घर है। और वहाँ पर क्या है कि उसके एक हिस्से में जो सूखा घास है वो डाला गया है, फायरवुड का स्टोव बना हुआ है जिस पर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा गया है जिसके अंदर पालक पक रहा है। ग्राउंड पर एक लार्ज एल्यूमिनियम का प्लेटर्स हैं, जो बड़ी बड़ी थालियाँ हैं, उनमें जो कटी हुई सब्जियाँ हैं वो रखी हुई हैं। और एक फ्रेल यंग वुमेन, एक फ्रेल मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग, फिजिकली थोड़ी सी जो एक कमज़ोर, जो एक यंग सी दिखने वाली औरत है, वो शाम का खाना पका रही है पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब उसकी आंखों में धुआं भर रहा है, यानी कि उसके पास घरों में जो आजकल हमारे घरों में होता है, जैसे आजकल हमारे घरों में होता है, वहाँ उनके घरों में चूल्हा जलता है, लकड़ी जलाई जाती है, चूल्हे पे खाना पकाया जाता है। तो आज की तरह उनके घरों में गैस वगैरह नहीं है, इंडक्शन कुकर वगैरह नहीं है कि जिससे कि वो थोड़ा उनको हेल्थ बेनिफिट मिल सके। तो वो चूल्हे पे सारा काम कर रही है, उसकी आंखों में धुआं भर जा रहा है। तो वो कहती है, फिर भी हंसती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। अब ये औरत कौन है? ये मुकेश का जो बड़ा भाई है उसकी वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वो ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। अब देखिए जो स्पेशल वर्ड यहाँ इस्तेमाल किया गया बहू, यानी वो सीख रही है, वो ये रिस्पेक्ट देना सीख रही है एक बहू के तौर पर, जिसको डॉटर इन लॉ कहा जाता है। घर की मतलब घर की जो बहू होती है, डॉटर इन लॉ होती है, उसके जो हाउस होल्ड की ड्यूटीज़ हैं या उसका जो कंडक्ट है वो उन सभी को सीख रही है। हालांकि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड, मुकेश एंड देयर फादर। अब 3 लोगों का वो ख्याल रखना सीख रही है, अपने पति का, अपने ससुर का और अपने देवर यानी कि मुकेश का। सो व्हेन द ओल्ड मैन एंटर्स, जब उससे बड़े लोग घर में आते हैं, शी जेंटली विड्रोल्स बिहाइंड द ब्रोकन broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. जैसे घरों में आपने देखा हो, घूंघट करने की जो प्रथा है, पर्दा करने की जो प्रथा है, वो हमें यहाँ दिखती है कि जो गरीब लोग हैं, जो इस तरह के बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, वहाँ भी भारत के जो ट्रेडिशंस हैं उनको किस तरीके से फॉलो किया जाता है। तो जैसे कि घरों के अंदर एक कस्टम होता है कि जब भी बड़े लोग घरों के अंदर आते हैं, तो जो घर की औरतें होती है, खासकर जो उम्र में उनसे छोटी हैं, वो अपना जो चेहरा है वो पल्लू से छुपा लेती हैं, वो घूंघट अपने चेहरे के सामने कर लेती हैं। तो जब मुकेश अंदर आता है तो सेम चीज़ वो एक साइड जा कर के अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Impoverished here means very poor, गरीब जिसको हम कहते हैं। इस केस में जो बड़े लोग हैं वो बैंगल मेकर हैं, जो कि गरीब लोग हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. अब वो उनके बड़ों की बात करते हैं, कहते हैं कि एक लंबे अरसे के बाद भी, हार्ड लेबर करने के बाद भी, पहले एक टेलर के तौर पे काम किया, फिर एक बैंगल मेकर बन गया। वो फेल रहा अपने घर को रेनोवेट करवाने में भी। अब उसके जो 2 बेटे हैं वो उनको स्कूल भेजता है। वो केवल इतना मैनेज कर सका, उनको केवल इतना सिखा सका जो उसको खुद को पता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। सारा काम कर लेने के बाद भी, बच्चों को थोड़ा स्कूल भेज देने के बाद भी,
केवल वो एक ही चीज़ कर सका और वो था बैंगल मेकिंग का काम जो उसने सीखा था, और वही अपने आने वाली जनरेशन को वो कैरी फॉरवर्ड कर देता है. सो हियर एंड्स द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, द लॉस्ट स्प्रिंग, and in the next video we will study and complete the further chapter in our next session. Thank you very much.